नमस्कार, स्वागत है आपका अशोक पांडे जी के टीसीएच यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज बहुचर्चित नीति आयोग की बैठक जब हो रही थी, इसी बैठक के बीच एक हंगामा हुआ और जब तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया, तो इंडिया गठबंधन की एक साथी टीसीएम की सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो बैठक जाएगी। कई लोगों को लगा कि गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन में फिर क्रैक आ गए। जैसे कि पहले दिन से आज तक लगातार गोदी मीडिया इसको सेलिब्रेट करता है, लेकिन बात उल्टी हो गई। शायद ममता जी को पता था कि नीति आयोग में के बैठक में क्या होने वाला है और उसी को वो कैश करना चाहती थी। और आज सत्ता पक्ष ने एक बहुत बड़ा चांस खो दिया कि जो बार-बार सबका साथ, सबका विकास कहते हैं और जब लगातार एक परसेप्शन बनते जा रहा है कि मोदी जी विरोधी पार्टियों के किसी भी नेता को साथ रखना नहीं चाहते। आज जब नीति आयोग की बैठक शुरू हुई, तो बैठक का एजेंडा था 2047 में एक विकसित भारत का निर्माण कैसा हो। अभी 25 साल अपने पास है। इन 25 सालों में एक विकसित भारत 2047 तक हो जाना चाहिए। उसमें केंद्र और राज्य का समन्वय कैसा हो, इस पे विचार होना था और विभिन्न सेक्टर्स जहाँ वाक़ई मदद की ज़रूरत है, जहाँ उत्थान की ज़रूरत है, उस पे बात होनी थी। लेकिन हुआ उल्टा। वहाँ जब मुख्यमंत्रियों ने बोलना शुरू कर दिया, तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू 20 मिनट बोले, गोवा, छत्तीसगढ़, छोटे राज्यों के भी मुख्यमंत्री 15-15 मिनट बोले, कोई 12 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला। जब ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई, तो 5 मिनट के बाद उनको रोकने के लिए कहा गया। जब ममता जी ने कहा कि कुछ लोग 20 मिनट बोलते हैं, कुछ लोग 15 मिनट बोलते हैं, 5 मिनट में मुझे क्यों रोका जा रहा है? और जब वो बोलती रही तो उनका माइक बंद कर दिया। माइक बंद होते से ही ममता जी फनफनाते हुए मीटिंग का बहिष्कार करके बाहर आ गई। बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि जब चंद्रा बाबू को 20 मिनट मिल रहे हैं, बाकी लोगों को मिल रहे हैं, मैं तो विपक्ष की तरफ से अकेली थी। मुझे 10-12 मिनट भी बोलने का समय नहीं देंगे आप? और ये बोलने पे जब मैंने गिनवाए कि गोवा जैसे छोटे राज्य को भी आपने 10-12 मिनट दिए, मुझे 5 मिनट पे क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया। ये माइक बंद करके मेरे मुँह पे उन्होंने बंगाल की जनता का अपमान किया, बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुँचाई, समस्त क्षेत्रीय दलों का अपमान है और अब समझ में आ गया था कि ममता जानती थी कि ये करेंगे। शायद ममता दीदी अकेली है जिन्होंने मोदी जी को अच्छी तरह से पहचाना है और यही कारण है कि ममता दीदी अकेली नेता है, जो मोदी जी को लगातार लोकसभा हो या विधानसभा हो, लगातार बार-बार और हर बार पटकनी देती है। बाकी केजरीवाल जी लगातार विधानसभा में जीतते हैं, लेकिन लोकसभा में हारते हैं। कोई लोकसभा में जीतता है तो विधानसभा में हारता है। विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह लगातार बीजेपी को पटकने देने वाली एक ही नेता है, क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी की अगली चाल क्या होगी और इसी का उन्होंने आज कैश किया। यदि ममता जी को 40 मिनट बोलने देते, तो आज पूरे देश में जो विपक्ष परसेप्शन बना रहा था कि बार-बार विपक्ष को अलग-थलग करने का प्रयास किया जाता है, विपक्ष को तवज्जो नहीं देती, विरोधी पार्टियों की जहाँ सरकारें हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया होता है। इन सभी के ऊपर प्रश्न फुल स्टॉप लग जाता, पूर्ण विराम लग जाता, जब मोदी जी ये कह पाते कि देखिए नीति आयोग में सबने बहिष्कार किया, ममता जी आई, तो दिल खोल के बोली, 40 मिनट बोली, 50 मिनट बोली। ममता जी क्या बोलती? ममता जी सरकार की गलतियाँ गिनाती, सुनने में क्या हर्ज है? सुनना ही तो था, कुछ पे आलम तो करना नहीं था। 5 मिनट में ममता जी ने क्या बोला? ममता जी ने कहा कि नीति आयोग को सबसे पहले आर्थिक शक्तियाँ प्रदान करें, क्योंकि नीति आयोग में यदि आर्थिक शक्तियाँ नहीं हैं, तो उसका उपयोग क्या है? नहीं तो सबसे पहले नीति आयोग को आर्थिक शक्तियाँ प्रदान करें। बिना आर्थिक शक्ति का नीति आयोग किसी काम का। नहीं तो प्लानिंग कमीशन को पुनर्जीवित करें। कम से कम उनके पास वित्तीय श शक्तियाँ थी, तो हम हमारी बात कह पाते। उन्होंने आगे कहा कि आपने बजट में बहुत भेदभाव किया। आपने आंध्र प्रदेश को ज़्यादा दिया, आपने बिहार को ज़्यादा दिया, इसके बारे में कोई हमारी दुर्भावना नहीं।
उन राज्यों की ज़रूरत होगी, आपने दिया, हमें अच्छा लगा। लेकिन ये 2 राज्य छोड़ के बाकी भी राज्य इस देश में हैं। आप उनकी भी माँगों को देखते। मेरे राज्य में 3-3 योजनाएँ केंद्र की ठप पड़ी हुई है, क्योंकि केंद्र ऊपर से फंडिंग नहीं दे रहा है और बदनाम मुझे किया जा रहा है। सरकारें ऐसी नहीं चलती और वो कुछ बोलती, तो उसके पहले उसका माइक बंद कर दिया गया। शायद सरकार अभी भी 240 पे बीजेपी आई, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अहंकार, तानाशाही वृत्ति उसी को कहते हैं। यदि ये 370 पार आते, तो शायद ये मीटिंग भी नहीं होती, क्योंकि तब संविधान भी नहीं होता। ये बार-बार जो आरोप लगाते हैं तानाशाही रवैया का या संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का, इसको बार-बार प्रूव करता है सत्ता पक्ष ऐसे अपने आचरण से। आज ममता बाहर आके स्कोर कर गई। आज पूरा इंडिया गठबंधन समझ गया कि ममता जी ने बहुत बढ़िया खेला किया। उस खेले के चलते बीजेपी बैकफुट पे आ गई। उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्योंकि अशोक जी आज है नहीं, तो सवाल भी मैं ही पूछता हूँ और जवाब भी मैं दूँगा। तो उत्तर प्रदेश में घमासाना पीक पे है। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थितियाँ बहुत विकट होने जा रही हैं और स्थितियाँ इतनी विकट होने जा रही है कि अब गैंगस्टर्स को जेल से बाहर निकाला जा रहा है, एक-दूसरे को सेटल करने के लिए। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में एक नामी उदयभान गैंगस्टर थे, उन्होंने आज से कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी के एक सांसद यादव, उनका भर दिन दहाड़े लखनऊ में चौराहे पे AK-47 से पूरी गाड़ी पे हमला कर दिया और उनके भून डाला, वो मर गए। उसके बाद वो जेल काट रहे थे, उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। एकाएक कलेक्टर से लेके एसपी ने लिख दिया कि इनका सर्वोच्च क्वालिटी का इनका बिहेवियर रहा है जेल में और उनकी सज़ा माफ़ की दी जाएगी और उनकी सज़ा माफ़ की गई। योगी जी की सरकार की ये उपलब्धि मानी जाएगी। ये एक गैंगस्टर जिसके 3 पीढ़ियों से ये गैंगस्टर मतलब माफ़िया का धंधा चल रहा है। उनके दादा माफ़िया थे, उनके पिता माफ़िया थे, वो माफ़िया है। अब उन्होंने जब बाहर आए, तो अब योगी की मदद करने उतरेंगे और सही बात तो ये है कि मौर्य साहब जो है उप मुख्यमंत्री, उन्हीं के क्षेत्र से ये माफ़िया भी आते हैं। तो मौर्य साहब जिनके कंधे पे दिल्ली लगातार बंदूक चलाकर योगी को परेशान कर रहे थे, उन्हीं मौर्य को घर पे ही बिठाने की व्यवस्था उदय भान को छोड़ के मोदी ने योगी जी ने की। अक्सर हमने ये देखा है कि एक समय था कि ये माफिया और ये बाहुबली या गैंगस्टर गुंडे ये दरबार में नेता के खड़े होते थे। अब उल्टा हो गया। जब उनके भरोसे नेता राजनीति करने लगे तो वो खुद ही दरबार लगाने लगे और नेता अब उनके दरबार में जाते हैं। और इसी के चलते ये माफियागिरी का उदय हुआ। जो सज्जन छोड़े गए उदयभान, उनको सज्जन ही बोलना पड़ेगा क्योंकि अब यूपी सरकार ने उनको सज्जन बोला है। जो उनको छोड़ा गया है वो अ, उदयभान करवरिया, वो 4-5 जिलों पे कंट्रोल रखते हैं। फूलपुर से लेके प्रयागराज तक 5 ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ वो ताकत के साथ आ सकते हैं। इसके बाद मनीष त्रिपाठी को भी ऐसा ही छोड़ा गया, जिनके ऊपर एक कवयित्री का हत्या का आरोप था और उसके बाद लोकसभा के चुनाव के पहले जब वो आए अच्छे चाल-चलन के लेके और गोरखपुर के आस-पास की सारी सीटें बीजेपी की झोली में गई, तब भी योगी जी ने उनका फ़ायदा लिया। क्या अब यूपी के चुनाव या यूपी की राजनीति माफिया के भरोसे चलेगी? अब देखना है इसके बाद दिल्ली क्या चाल चलती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश बॉइलिंग पे है, तो महाराष्ट्र में भी उबाल कम नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव सर पे हैं। महाराष्ट्र में पुणे, कोल्हापुर, पश्चिम महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, कोंकण में बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हुई है। इस क्षेत्र में भी पूरा पानी फसलें तबाही कर दी है, पूरे शहर पानी के नीचे है। कोल्हापुर में तो आर्मी का एक यूनिट तक उतारा गया मदद के लिए। इतनी बुरी स्थिति में भी आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। अमित शाह ने कुछ दिन पहले जाके वहाँ पे आरोप लगाए थे कि शरद पवार माफिया के सरगना हैं, भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं। तो उसका जवाब कल शरद पवार जी ने दिया। उन्होंने कहा
ये दुर्भाग्य है कि देश का गृह मंत्री ये है कि जो एक ज़माने में अपने राज्य से तड़ीपार था, अब तड़ीपार मुझे क्या सरगना कहेगा। ये बिलो द बेल्ट भाषा हुई। शरद जी से ये अपेक्षा नहीं थी। लेकिन जब शरद पवार को बार-बार नाम लेके बोला गया, तो पवार साहब ने भी आईना दिखाया। वैसे भी शरद पवार के ऊपर अभी तक तो कोई भ्रष्टाचार का केस रहा नहीं और शरद पवार के कुनबे जो भ्रष्टाचार के केसेस थे, वो सारे अमित शाह के पड़ोस में बैठ के ताली बजाते हैं। तो फिर भ्रष्टाचारियों के सरगना कौन हो गए? ये भी सवाल महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है। कांग्रेस ने एक कमेटी स्थापित की, जो सीट शेयरिंग के डिस्कशन के लिए अब महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन में बात करेगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, महाविकास आघाड़ी में तो सब शांत दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में अजित पवार भी 80 सीटें मांग रहे हैं। 80 सीटें तो एकनाथ शिंदे भी मांग रहे हैं। तो 160 सीटें जाने के बाद क्या 120, 128 फिर सीट पे बीजेपी लड़ेगी? ये सवाल है। सुनने में आया है कि इन दोनों को 100 सीटें देने का प्लान बीजेपी ने बनाया है। बाकी 188 सीट पे बीजेपी खुद लड़ना चाहती है। लेकिन जितनी सीटें ज़्यादा बीजेपी इनको देगी, उतने बीजेपी की सीटें भी अपनी कम होगी। ये बात भी तय है। इस बार महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन टिकट बँटवारे में टिकट कौन-सा कैसा दिया जाता है, ये खेल होना है। कांग्रेस टिकट माँग तो रही है, लेकिन कांग्रेस में अक्सर बीजेपी के जो स्लीपर सेल बैठे हैं, जो बीजेपी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नाना पटोले, वो भी बीजेपी से आए हैं और पुराने शिवसेना के विजय वडेट्टीवार, ये वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है। दोनों का रिकॉर्ड कॉम्प्रोमाइज़िंग है। दोनों के बारे में चर्चा ये है कि दोनों भी बीजेपी के साथ अंदरूनी हाथ मिला के चलते हैं, बाहर कोई भी डिसीजन हो। इसी के चलते कई जगह कांग्रेस को तकलीफ होती है। देखना ये है कि अब कौन किसको कितना टिकट दिया जाएगा, कौन कितना किसके लिए मेहनत करेगा, क्योंकि जो कमिटी बनी है, उस कमिटी के मेंबर्स को यदि देखें, तो कुछ नाम ऐसे हैं कि वो क्यों हैं। नितिन राउत का नाम समझ के परे है। नितिन राउत को इसलिए शायद रखा गया कि वो राहुल गांधी के जो बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं अलंकार, उसका प्रोडक्ट है नितिन राउत। इसलिए नितिन राउत को वहाँ दिया। जब नितिन राउत के पास ऊर्जा मंत्रालय था, तो भ्रष्टाचार अपने चरम पे था। यही नितिन राउत के समय न चाहते हुए भी महाराष्ट्र सरकार को 2000 करोड़ रुपए अंबानी को गिफ्ट देने पड़े। ऐसे कई केसेस हैं जिसके चलते महाराष्ट्र के कांग्रेस में भी बहुत अनरेस्ट है। देखते हैं समय क्या होगा। लेकिन आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक नमस्कार। देखते रहिएगा अशोक पांडे जी का टीसीएच चैनल।